खत्म हुआ था। युनवो और हेइन डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, जहाँ जाते हुए हेइन उसे वार्न करती है कि मेरी कंडीशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इधर हेइन के भाई सुचेल को ग्रैंडपा बुलाते हैं क्योंकि उसने कंपनी में कुछ ब्लंडर कर दिया था। सुचेल को तो ग्रैंडपा से मिलने में काफी डर लग रहा था, पर उसकी वाइफ दाहाई उसे मोटिवेट करती है, उसे ग्रैंडपा के पास जाने के लिए कहती है। सुचेल के आते ही ग्रैंडपा तो उस पे बरस पड़ते हैं क्योंकि उसने 8 बिलियन वॉन ज्यादा टैक्स भर दिया था। इसके बारे में सुचेल को पता ही नहीं था। इस पर तो ग्रैंडपा उस पे और ज्यादा भड़कते हैं, कहता है कि तुम्हारा ही ब्रदर इन लॉ तुम्हारा फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालता है ना, तो आखिर उसका ध्यान कहाँ था? तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता, कुछ तो अपनी बहन से सीखो। अगर युनवो ने टाइम रहते तुम्हारी गलती नहीं पकड़ी होती तो आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से 8 बिलियन वॉन का नुकसान हो जाता। आखिर तुम कब जिम्मेदार बनोगे? जवाब दो मुझे ये सब। वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर उसे डांट रहे थे, जिससे सुचेल को तो पैनिक अटैक ही आ जाता है। इस वजह से उसे बेड रेस्ट पे जाना पड़ता है। उसकी हालत के बारे में पता चलते ही मॉम भागकर आ जाती है और कहती कि शायद तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस डाल दिया है। पर सुचेल कहता है कि ये सब युनवो की गलती है, वो हर चीज में इतना अच्छा क्यों है? ताई कहती कि मेरे भाई की गलती है, उससे ही गलती हो गई थी इसीलिए वो सॉरी कहती है। पर सुचेल उसे डिफेंड करते हुए कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, ये तो बस 8 बिलियन का छोटा सा मैटर था। युनवो चाहता तो बिना ग्रैंडपा को बताए इस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकता था। ये सुन उसकी मॉम को युनवो पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो युनवो से बात करने उसके ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। इधर हॉस्पिटल में हेइन का दोबारा चेकअप किया जाता है, पर इस बार भी रिपोर्ट सेम आई थी। हेइन को सच में ये रेयर ब्रेन ट्यूमर है। इस पर युनवो उनसे पूछता है कि क्या इसका मतलब? हेइन के पास एग्जैक्टली 3 महीने हैं। डॉक्टर कहते हैं कि एग्जैक्ट कितने दिन है ये तो मैं नहीं कह सकता। युनवो पूछता है कि ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? आपको न्यूरो सर्जरी का 30 सालों का एक्सपीरियंस है, आपको तो एग्जैक्ट बताना चाहिए ना कितने दिन बाकी है। हेइन तो युनवो के बार बार 3 महीने की बात सुनकर इरिटेट हो जाती है, तो उसे बस करने को कहती है और वापस चलने कहती है। पर युनवो कहता है कि मुझे सब कुछ जानना पड़ेगा ना। जो सुन हेइन कहती है कि फिर मैं अकेले चली जाती हूँ, मुझे अब ये सब नहीं सुनना है। तो उसके जाने के बाद युनवो डॉक्टर से पूछता है कि आप एग्जैक्ट बता सकते हो हेइन के और कितने दिन बचे हैं? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। भले ही हेइन ने मजाक में उसे कहा था उसके साथ मरने वाली बात, पर युनवो को हेइन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। इधर हेइन हॉस्पिटल से बाहर आते हुए एक पेशेंट को देखती है, जिसे देख उसे फिर से अपनी बीमारी का ख्याल आने लगता है। पर बाहर आकर कहती है कि मैं इनसे अलग हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वो अपने ऑफिस चली आती है, जहाँ उसकी मॉम आई हुई थी युनवो की खबर लेने। हेइन को देखकर वो उसे युनवो के बारे में पूछती है। हेइन उनसे पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो मॉम उस पे चिल्लाने लग जाती है कि क्या हुआ अगर सुचेल ने बस 8 बिलियन वॉन ज्यादा टैक्स भरे? युनवो को इस मैटर में अपना नाक घुसाने की क्या जरूरत थी? मुझे पता है कि ये सब तुम दोनों ने किया है, तुमने उसे इस बारे में ग्रैंडपा को बताने के लिए कहा होगा। हेइन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, युनवो जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करेगा, और वैसे भी मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। यहाँ उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताने का सोचती है पर नहीं बताती, कहती है मैं अभी एक सीरियस मैटर में बिजी हूँ। तो मॉम कहती कि तुम्हें पता भी है ग्रैंडपा की डांट की वजह से सुचेल को पैनिक अटैक आ गया था। हेइन कहती अच्छा आप इससे बहुत घबरा गई होंगी ना, पर मैंने भी तो अभी बताया ना कि मेरे साथ एक सीरियस मैटर हुआ है, क्या आप जानना नहीं चाहोगी क्या हुआ है? मॉम कहती कि तुम तो हर चीज खुद ही सॉर्ट आउट कर लेती हो ना, तो मैं जानकर भी क्या करूंगी? जैसन हेइन कहती है सही कहा, मुझे अपना काम खुद ही करना चाहिए, इसीलिए अब आपको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपना काम जो करना है। मॉम कहती है कि मैं युनवो से मिले बिना नहीं जाऊंगी। ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है, पर हेइन उन्हें रोकते हुए कहती है कि हम दोनों को परेशान करना बंद करिए, वरना मैं आपके बेटे को इतना टॉर्चर करूंगी कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। अब इसी से हमें इनके रिश्ते का पता चलता है। हेइन की मॉम किसी वजह से उसे पसंद नहीं करती, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो वो हेइन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ देखती रहूंगी? ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। इधर युनवो यांग के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, जहाँ यांग उसका डिवोर्स अटॉर्नी बनने के लिए मान जाता है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं तेरी मदद करके रहूंगा। युनवो कहता है कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास एक दूसरा रास्ता है जो बहुत ही सेफ है, जिससे मुझे डिवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यांग पूछता है तुझे कौन सा रास्ता मिल गया? तो युनवो से एक चिट में लेकर बताता है यहाँ बहुत भीड़ है, हम पार्किंग में इस बारे में बात करेंगे। तो दोनों पार्किंग में पहुंच जाते हैं, आसपास चेक करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं था। तो दोनों अपने अपने कार के विंडो से बाहर निकलते हैं, जहाँ युनवो से हेइन के कंडीशन के बारे में बता देता है। जो सुन यांग तो शॉक्ड हो जाता है, उसे इस पर बिलीव नहीं हो रहा था। तो युनवो उसे सब कुछ स्टार्टिंग से बताता है कि मैं उसे डिवोर्स पेपर्स देने जा ही रहा था, तभी उसने मुझे अपने कंडीशन के बारे में बताया। मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, पर आज मैं उसके साथ दोबारा डॉक्टर के पास गया था और सच में डॉक्टर ने यही बताया। यांग कहता है कि एक तरह से तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा हुआ, कहाँ तो उसे बिना कुछ लिए डिवोर्स देने वाला था, पर अब 3 महीने बाद ही तू पूरे क्वींस ग्रुप का ओनर बन जाएगा। युनवो कहता है कि तुझे लगता है कि उसकी फैमिली इतनी डम होगी जो मुझे क्वींस ग्रुप का ओनर बनने देगी? ओनर तो दूर की बात है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि हेइन ने शादी से पहले ही अपनी विल में ये लिख रखा था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ उसके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। यांग कहता है तो क्या हुआ, हम लॉ सूट फाइल कर सकते हैं। युनवो कहता है कि सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश तो बस इसलिए हूँ कि मुझे 3 महीने बाद इस फैमिली से आजादी मिल जाएगी। पर यांग कहता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता, जरा सोच गॉड ने तुम्हें ये 3 महीने क्यों दिए? तुमने इन 3 सालों में इस फैमिली से कितना कुछ झेला है, तो गॉड तुझे ऐसे ही खाली हाथ तो नहीं जाने देते, इसीलिए तुझे ये 3 महीने मिले क्योंकि इन 3 महीने में हेइन चाहे तो अपनी विल को चेंज कर सकती है। अगर तूने इन 3 महीनों में उसका दिल फिर से जीत लिया तो इस तरह 3 साल पहले तुझे उससे प्यार हुआ था, अगर तूने फिर से उसका दिल जीत लिया तो वो अपना सब कुछ फिर से तुम्हारे नाम लिख देगी, क्योंकि प्यार में इंसान अपने लवर के लिए कुछ भी कर सकता है। युनवो कहता है क्या बकवास कर रहा है? यांग कहता है बकवास नहीं, ये तेरा हक है, इसीलिए इन 3 महीने में तू अपने पूरे दिल से बल्कि आत्मा से इनको अपने प्यार का एहसास दिला। युनवो से गुस्से में कहता है कि तूने मुझे समझ क्या रखा है, मुझे लगता है कि मैं उसके प्रॉपर्टीज के लिए उससे प्यार का नाटक करूंगा। पर जस्ट अगले ही सीन में हम युनवो को देखते हैं जो हेइन के लिए बुके लेकर आया था, चेहरे पे स्माइल
स्माइल रख के बड़े ही प्यार से उसके सामने आ जाता है। हेन पूछती है कि ये फ्लावर्स लेकर क्यों आए हो। हिनवो बताता है कि आज हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है। हेन पूछती है तो क्या हुआ। हिनवो बताता है कि फर्स्ट एनिवर्सरी पे मैंने जब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था तब तुम बहुत नाराज हुई थी और कहा था ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर हमारी सेकंड एनिवर्सरी पर जब मैंने कुछ नहीं किया तब भी तुम मुझसे गुस्सा हो गई थी कि मैंने हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए क्यों कुछ नहीं किया, और तुमने मुझे डांटा भी था कि मैंने कहा और तुमने कुछ नहीं किया। जो सुन हेन उससे कहती कि क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। वो हंसते हुए कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा मजाक ही उड़ाना था तो मैं फ्लावर्स लेकर क्यों आता। हेन कहती हमारी मैरिड लाइफ इतनी भी प्यारी नहीं थी जो तुम मुझे विश करने के लिए फ्लावर्स लेकर आओ। वो कहता है कि मैं इसे सच नहीं मानता क्योंकि हम जब चाहे हमारी मैरिड लाइफ को लवली बना सकते हैं, इसलिए उसे फ्लावर्स देते हुए हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी विश करता है और अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। अब हेन पहले सोचती कि अचानक से क्या हो गया, तो वो फ्लावर्स को साइड में रख देती है और अगले ही पल वो कॉल करके एक फ्लावर पॉट भी मंगा लेती है और इन फ्लावर्स को अच्छे से रख देती है। इधर बटलर ग्रेस घर की नौकरानी से पूछ रही होती है कि उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई या नहीं। मेड बताती है कि लड़ाई तो नहीं हुई, बल्कि वो दोनों तो अब और ज्यादा क्लोज आ गए हैं। इससे हम इनके घर का सीन देखते हैं जहाँ सुबह हेन ब्रेकफास्ट कर रही थी तो यूनवो आज डाइनिंग टेबल के दूसरे एंड में ना बैठकर हेन के पास आकर बैठता है, जो देख हेन फिर से हैरान होती है। यूनवो कहता है कि वैसे भी तो हम दो ही लोग खाना खाते हैं, तो बेकार में ही इतनी दूर क्यों बैठना। हेन पूछती है अचानक क्या हुआ तुम्हें। यूनवो कहता है कि आज से मैं यहीं बैठूंगा तुम्हारे पास। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी यूनवो एक श्रिम्प तोड़कर उससे हार्ट शेप बना देता है। अब उन दोनों को ऐसे पहली बार साथ खाना खाता हुआ देखकर सारे मेड लोग भी हैरान हो जाते हैं। वहीं हेन भी ये जेस्चर देखकर हैरान रह जाती है। इसी तरह ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान यूनवो जब सभी के सामने एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, हेन को थोड़ी खांसी आ जाती है, जो देख यूनवो तो प्रेजेंटेशन छोड़कर हेन को चेक करने आ जाता है। हेन के कुछ कहने से पहले ही यूनवो तो डॉक्टर को बुलाने के लिए कह देता है, तो हेन उसे रोकते हुए बताती कि कोई सीरियस बात नहीं है, बस थोड़ा पानी पीने की वजह से ऐसा हुआ था। अब इस वजह से सब लोग तो यूनवो को ही देखने लग गए थे। मीटिंग के बाद सुचोल एक डायरेक्टर से कहता है कि मुझे इस यूनवो के लिए कभी कभार बुरा लगता है, आज अगर यूनवो उसे चेक करने नहीं आता तो बाद में हेन उसे बहुत डांटती है। ऐसे ही हर छोटी छोटी बात के लिए हेन यूनवो को बहुत बुली करती है, इसलिए मुझे यूनवो के लिए काफी बुरा फील होता है। हेन मीटिंग खत्म होने के बाद कार का बाहर इंतजार कर रही थी। बाहर थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, तभी अचानक यूनवो आता है और हेन को अपना कोट पहना देता है। देन उसके फेस को टच करता है, कहता है तुम्हें तो ठंडी लग जाएगी। ये कहकर उसके हाथ पकड़कर अपने पॉकेट में डाल लेता है। हेन तो बस हैरानी से उसे देखे जा रही थी। वहीं हेन की सेक्रेटरी भी ये देखकर शॉक्ड होती है। यूनवो से जल्दी से ड्राइवर को कॉल करने के लिए कहता है। हम नोटिस करते हैं कि ये सब हेन को काफी अच्छा लग रहा था और वो यूनवो को देखकर स्माइल कर रही थी। कुछ देर में हेन की कार आ जाती है। यूनवो उसके लिए दरवाजा ओपन करता है और अपना हाथ भी गेट के ऊपर रखता है। इससे अगेन सेक्रेटरी हैरानी से देखने लग जाती है। हेन और यूनवो दोनों बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद सेक्रेटरी कहती है कि इन्हें क्या हो गया, इससे अच्छा तो दोनों थोड़ा बहस ही कर लेते। कार के अंदर यूनवो थोड़ा ज्यादा ही हैप्पी लग रहा था। हेन कहती कि मैंने कहा था ना कि मेरे सामने ज्यादा दिखावा मत करना। यूनवो कहता है कि मुझे तो दिखावा करना आता ही नहीं है। हेन कहती कि अभी जो तुम कर रहे थे उसे दिखावा करना ही कहते हैं, इसीलिए अपना ड्रामा बंद करो। तो यूनवो से सॉरी कहकर चुपचाप बैठ जाता है। इधर यूनवो के दीदी के सैलून में यूनवो और हेन के रिश्ते के बारे में गॉसिप शुरू हो गई थी। यहाँ की औरतों को स्पेशली डाउट तो होने लगा था उनके रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि शादी के बाद से हेन एक बार भी यूनवो के साथ यहाँ उसके घर नहीं आई है। ये सब सुनकर मिसॉन को तो गुस्सा आ ही जाता है, तो वो अपने मॉम डैड से भी इस बारे में बात करती है कि यूनवो को हमें अच्छे से समझाना चाहिए। और मॉम कहती है कि अगर वो सच में खुश नहीं है अपनी शादी से तो उसने सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा। इधर हेन के घर पे पूरी फैमिली साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ हेन की मॉम तो हेन के खिलाफ केस करने की बात करती है, क्योंकि हेन ने उनके हिस्से की जमीन पे एक नया डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया है। हेन कहती कि आप ही ने तो मुझे परमिशन दी थी ना। मॉम कहती कि वो पहले दी थी, पर अब इससे मेरी टीम को कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे तुम पे केस करना ही पड़ेगा। इसमें हेन को तो काफी गुस्सा आता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर का कंस्ट्रक्शन हो चुका था और वो जानती थी कि ये सब मॉम सुजोल का बदला लेने के लिए कर रही है, इसीलिए वो गुस्से में अपनी मॉम पर चलाने लगती है। पर यूनवो नोटिस करता है कि इससे हेन के हाथ कांप रहे हैं, जो उसकी बीमारी का साइड इफेक्ट था। इसीलिए वो उठकर हेन का हाथ होल्ड करता है और कहता है कि मैं आपके लॉयर के साथ सब कुछ सेटल कर लूंगा। अभी हेन को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए हम लोग चलते हैं। ये कहकर वो हेन को लेकर चला आता है। लिफ्ट में वो हेन से कहता है कि तुम अपनी फैमिली से अपनी बीमारी की बात सीक्रेट रखना चाहती थी, मगर अभी उनको तुम पर डाउट हो सकता था, क्योंकि गुस्से में बात करते हुए तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। हेन कहते मुझे पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था और मैं नॉर्मली ऐसे बिहेव नहीं करती, पर तुमने भी तो आज अलग बिहेव किया। तुमने मेरी मॉम की बात काटी और मुझे सपोर्ट किया। तुमने इतने टाइम बाद मेरी आंखों में इतने प्यार से देखा, ये सब तो तुमने भी पहले नहीं किया। ये कहकर उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती कि उन्हें सबसे पहले डाउट तुम पर ही होगा, इसीलिए जैसा बर्ताव करते थे वैसे ही करो, चुपचाप आना और खाना खाकर निकल जाना और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। इसी के साथ पार्ट 5 का एंड यहीं पर होता है।